सबसे पहले मैं कहूंगा ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करना है। ये ग्लूकोज सबस्ट्रेट के रूप में लिया है। अब ग्लूकोज में आपके पास में प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस हुआ ना, कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है। फलस्वरूप यहाँ पे क्या होता है कि 4 एटीपी बनते हैं। ये 4 एटीपी परंतु 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं। इस कारण यहाँ पे जो लाभ था शुद्ध रूप से 2 एटीपी का हुआ। परंतु मैं कहूंगा कि साथ ही यहाँ पे NADH2 बनता है। कितने अणु बनेंगे NADH2 के? 2 अणु बनते हैं NADH2 के। मैंने ये कहा था कि ये ETS में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ETS में जाते हैं और ETS में जाकर या तो आपके पास में 6 ATP का निर्माण करें या करें निर्माण आपके पास में 4 ATP का। ठीक है, देखो यहां पे आपके पास में मेलेट एस्पार्टेट शटल के द्वारा जाएंगे तो बनेंगे 6 ATP और यहाँ पे ग्लिसरॉल फास्फेट शटल के द्वारा जाते हैं तो बनते हैं 4 ATP। तो मास के द्वारा जाएंगे तो 6 ATP का निर्माण करेंगे और जबकि आपके पास में 4 ATP का निर्माण किससे होगा? आपके पास में GPS से होगा। अब बात करते हैं ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस क्रिया हुई और 2 अणु बने पायरुविक अम्ल के। कितने अणु बने? 2 अणु किसके बने? पायरुविक एसिड। तो ये पायरुविक अम्ल। तो पायरुविक अम्ल के कितने अणु बने? 2 अणु बन गए पायरुविक अम्ल के। अब पायरुविक अम्ल को ऑक्सीजन मिलती है, अब वायवीय ऑक्सीकरण होता है तो यहाँ पे क्या आता है? लिंक रिएक्शन आती है। क्या आती है? लिंक रिएक्शन होती है। और लिंक रिएक्शन कहाँ संपन्न होती है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। और यहाँ पे बनते हैं 2 NADH2। ये भी कहाँ जाएंगे? ETS में जाएंगे ना। और ETS में जाने के पश्चात ये दे देते हैं 6 ATP। कितने ATP देते हैं? 6 ATP। 6 ATP बन गए आपके पास में। अब मैं कहूंगा कि यहाँ पे ये किस में जाएंगे? ये बना देता है यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम A। कितने अणु बनेंगे? 2 अणु बने। एसिटाइल कोएंजाइम A के कितने अणु बने? 2 अणु बन जाते हैं। ठीक, और यहाँ पे बाहर निकल जाती क्या? CO2 के 2 अणु। CO2 गैस निकल जाती बाहर। अब उसके बारे में बात करते हैं कि ये क्रेब्स साइकिल में इंटर होता है। किसमें? क्रेब्स साइकिल में इंटर होगा। और यहाँ पे सिट्रिक एसिड था। क्या था? सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड से आपके पास में मैं शॉर्ट में बताता हूँ 5 कार्बन के कार्बनिक पदार्थ अम्ल बनता है एल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड और साथ में वापस आपके पास में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड शॉर्ट में बताया मैंने। और इस प्रकार ये क्रेब्स साइकिल संपन्न हुआ था। इस क्रेब्स साइकिल ये पूरा का पूरा क्या है? क्रेब्स चक्र। इस प्रकार क्रेब्स चक्र था। अब किसमें? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र होगा ना। अब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो क्रेब्स साइकिल होता है, इस क्रेब्स साइकिल के दौरान क्या बनता है? ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्रेब्स साइकिल के दौरान क्या बनता है? तो क्रेब्स साइकिल के दौरान क्या बनता है आपके पास में? 2 तो बनते हैं GTP। 2 तो क्या बनते हैं? GTP। और जो किसके बराबर एनालोगस होते हैं? 2 ATP के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? 2 ATP के बराबर। अब मैंने कहा 2 बनते हैं FADH2। कितने अणु बनते हैं? FADH2 के 2। और ये किसके बराबर होते हैं? 4 ATP के बराबर। किसके बराबर होंगे? 4 ATP। देखो काउंट कर सकते हैं। ये आपके पास में यहां से 2 6 8 ATP 8 6 आपके पास में 14 ATP 14 और 2 16 और 16 4 क्या हो गए? 20 ATP हो जाते हैं आपके पास में। अब मैं कहूंगा कि 20 ATP हो गए तो यहाँ पे 6 NADH2 भी बनते हैं। क्या बनते हैं? 6 NADH2।
जो क्या देंगे ईटीएस में जाने के बाद में 18 एटीपी का निर्माण करते हैं और टोटल आपके पास में 38 एटीपी का निर्माण हुआ किसके द्वारा। अगर मैं कहूं ये 6 एटीपी देता है तो मास के द्वारा तो क्या हुआ 38 एटीपी, या कभी कभी आपको ये मिलेगा 36 एटीपी का भी निर्माण होता है। ऑप्शन में आपके पास में दोनों में से एक ही होता है, तो ग्लूकोज का एक अणु का वायवीय ऑक्सीकरण हुआ और आपको कितने मिले 38 एटीपी। या आप ये कहते हैं कि ये जो आपके पास में 2 NADH2 ये जीपीएस के द्वारा आते हैं तो फिर बनते हैं 36 एटीपी। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि आप सोच रहे हैं ये मास और जीपीएस क्या है, तो देखो यहाँ पे मैं कहूंगा कि ग्लाइकोलाइसिस, ये ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस हुआ था ये कहां हुआ साइटोप्लाज्म में। किसमें हुआ है साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म के NADH2, यहां पे साइटोप्लाज्म में क्या बने NADH2। देखो इस साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा क्या बने थे NADH2। आपको ये बताना जरूरी है यहाँ पे कि ये NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया जो चक्र चलता है वो कहाँ चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में, तो ये NADH2 तो प्रवेश कर ही नहीं पा रहे, तो यहाँ पर इनके लिए वाहक की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है वाहक, और वाहक के आधार पे ये प्रवेश करते हैं या वाहक के द्वारा प्रवेश किया जाता है, और जिससे प्रोसेस को क्या कहते हैं शटल, क्या कहते हैं शटल। तो ये वाहक जो यहाँ पे है उसको आप क्या बोल रहे हैं शटल की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे वाहक 2 प्रकार के हो सकते हैं और इस कारण ये शटल भी कितने प्रकार के होंगे 2 प्रकार के। तो यहाँ पे जो शटल होते हैं वाले NADH2 को ये 2 प्रकार के हैं। एक तो आपके पास में मेलेट एस्पार्टेट शटल, क्या है मेलेट, ये मेलेट एस्पार्टेट शटल, और एक है आपके पास में जीपीएस, क्या है जीपीएस ग्लिसरॉल फास्फेट शटल, ग्लिसरॉल फास्फेट शटल। तो आप शॉर्ट में क्या रहेंगे मास और जीपीएस। मास के द्वारा तो आपके पास में कितने एटीपी 38, तो ये प्रमुख रूप है, ये मुख्य रूप से है, और इसके द्वारा जो निर्माण होता है 38 एटीपी का होता है। जबकि आपके पास में जीपीएस के द्वारा आपके पास में जो एटीपी बनते हैं शोषण क्रिया में वो कितने बनते हैं 36 एटीपी। ये चेंजेस किसकी वजह से आए इन 2 NADH2 के वजह से। जो 2 NADH2 थे ये अगर आपके पास में 3 एटीपी बनते 6 एटीपी बन गए, एटीपी हो गया 38, यहाँ पे प्रत्येक से 2 ही बनेंगे। कैसे देखो, अगर मैं कहूं मास, तो यहाँ पे मास में क्या होता है साइटोप्लाज्म में एक चीज पाई जाती है, साइटोप्लाज्म में यहाँ पे पाया जाता है ऑक्जेलो एसिटेट। क्या पाया जाता है ऑक्जेलो एसिटेट, ये ऑक्जेलो एसिटेट पाया जाता है किसमें साइटोप्लाज्म में। ये ऑक्जेलो एसिटेट क्या करता है कोशिका द्रव्य में बनने वाले ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो बना गया NADH2 इससे क्रिया कर लेता है या इसके साथ जुड़ जाता है, और ये NADH2 से जुड़ के देखो किससे जुड़ेगा NADH2 से जुड़ जाता है और बना लेता है मेलेट। क्या बना लेता है मेलेट। अब मेलेट अब क्या करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाएगा, तो ये मेलेट किसमें इंटर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये इंटर हो जाता है MTR में। किसमें इंटर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद में ये क्या करता है वापस यहाँ पर NADH2 अलग कर देता है और ऑक्जेलो एसिटेट को अलग कर देता है। ये ऑक्जेलो एसिटेट अलग हो गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे NADH2 बने तो NADH2 से कितने एटीपी जाएंगे 3 एटीपी एक से, और 2 लेके जाएगा तो 6 एटीपी हो गए। तो आपके पास में 6 एटीपी बन गए इससे, किसके द्वारा मास के द्वारा। तो आप ये ध्यान रखना कि कोशिका द्रव्य में जो ग्रहण करने वाला है तो ऑक्जेलो एसिटेट इसको मेलेट में कन्वर्ट हो जाता है, इससे जुड़ के अब मेलेट किसमें चल जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अंदर जाकर क्या बना देता है, 3 एटीपी प्रत्येक से देता है, तो 6 एटीपी का निर्माण हो गया। और आपके श्वसन क्रिया के दौरान कितने एटीपी बन गए, 38। परंतु अगर बाय ये शटल काम नहीं किया, ये शटल कुछ सेल्स में काम नहीं करता है, तो यहां पर चलता है जीपीएस। जीपीएस में क्या होता है कि यहाँ जो NADH2 बनते हैं, क्या बनते हैं, NADH2 किसके दौरान, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, उनको ग्रहण करता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। कौन ग्रहण करता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ग्रहण करता है। तो ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ग्रहण करेगा और ये ग्लिसरॉल फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरॉल फास्फेट में। तो ये ग्लिसरॉल फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ग्लिसरेट फास्फेट आपके पास में जैसे किसमें दिखाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के पश्चात ये क्या करता है, अब ये किसमें टूटता है, FADH2 में टूटता है। किसमें टूटेगा, ये आपके पास में FADH2 से क्रिया कर लेता है और ये इंटर कर जाता है MTR में क्या, और MTR में जाने के बाद में ये देता है क्या, FADH2। क्या देता है, FADH2, और आपके पास में वापस से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। तो ये ध्यान रखना कि जैसे ये यहां से तो क्या होता है, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट इसको ले लेता है NADH2, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है तो वहां पर NADH2 मुक्त नहीं करता है, क्या मुक्त करता है, FADH2। और ये FADH2 की वजह से कितने एटीपी बनते हैं, ETS में 2 एटीपी बनते हैं। तो क्या बनेंगे, टोटल 2 NADH2 से हैं आपके पास में केवल क्या बने, 4 एटीपी का ही निर्माण किसमें होता है, ETS में, और ये बन जाते हैं 36 एटीपी। तो इस श्वसन क्रिया में ग्लूकोज के वायवीय ऑक्सीकरण के दौरान आपके पास में 38 या 36 एटीपी बनते हैं। जीपीएस से गया तो 36 एटीपी, और मास से गया तो कितने एटीपी बनेंगे आपके पास में, 38 एटीपी का